नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अच्छे भी होंगे और एक्साइटेड भी होंगे आज की पॉडकास्ट के लिए। आज का हमारा पॉडकास्ट होने वाला है एक वास्तु एक्सपर्ट के साथ जिनके पास है 20 साल का कमाल का एक्सपीरियंस और उनका नाम है गुरु वीरेंद्र शुक्ला जी। तो वास्तु एक ऐसी फील्ड है जो एज इंटीरियर डिजाइनर, एज ए बिल्डर, एज ए आर्किटेक्ट हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ती है। लेकिन वास्तु अगेन ऐसी फील्ड भी है जिसमें कंफ्यूजन बहुत सारी है, क्योंकि आज भी कई लोग हमारे पास आते हैं और पूछते हैं भाई वास्तु मैं फॉलो करूं तो क्यों करूं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने गुरु जी से ऐसे ही सारे क्वेश्चंस पूछे हैं ताकि आपकी वास्तु के रिलेटेड सारी कंफ्यूजन क्लियर हो सके। तो चलिए अब चलते हैं सीधे पॉडकास्ट में। तो सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। और आप कैसे हैं? बस सर आप आगे बड़ा अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, मेरी ऑडियंस को अच्छा लगा, मेरे ऑफिस को बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको जो ज्ञान का भंडार है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उससे मुझे, मेरी ऑडियंस और मेरे ऑफिस तीनों को बहुत फायदा होने वाला है। मैं भी आप सबका और ऑडियंस का बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि वो मुझे इस लायक समझते हैं। उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, मैं उनके क्वेश्चंस का बहुत स्वागत करता हूँ। और आपका तो सर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस से निकाल कर लाया हूँ क्वेश्चन कि जब भी हम किसी का इंटीरियर डिजाइन कर रहे होते हैं तो अक्सर जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं जिनका 35-40 एज हो, वो फिर भी हमसे कहते हैं भाई वास्तु को ध्यान रखना, और हम पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, यंगस्टर्स होते हैं 25-30 या 35 वाले भी, उनका कहना होता है नहीं हम वास्तु मानते ही नहीं है। तो ऐसा लगता है कि वास्तु एक फिलॉसफी बन गया है कि मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। तो इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तु को क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, और अगर मानना चाहिए तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। आपने भी ये चीज़ सुनी होगी, जानी होगी कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें भी पानी की भी ज़रूरत होती है, आयरन भी होता है, मिट्टी भी होती है, सीमेंट्स भी होता है। और हम उसके अंदर जब हमारी किचन तैयार हो जाती है तो हम उसे फायर एलिमेंट्स के साथ जोड़ते हैं। तो बेसिकली वास्तु इसलिए हमारे लिए कंप्लायंस होता है कि हमारे शरीर के 5 तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है। आप अगर किसी चीज को इग्नोर कर देते हो तो इसका मतलब वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है। वो वर्क करेगी। बात सिंपल सी इतनी है कि आपने उस चीज को उस एंगल से देखना नहीं चाहा, बट वो चीज काम अपना पूरा करेगी। सिंपल सी बात है, आप आंख बंद कर लोगे तो सूरज की रोशनी बंद नहीं हो जाएगी, वो अपना काम जरूर करेगी। चंद्रमा निकलना बंद नहीं हो जाएगा, घर में आग और हवा आनी बंद नहीं हो जाएगी। तो आपको इसकी लॉजिक को प्रॉपर समझना होगा। हम आंख बंद करके ये नहीं कह सकते ये चीज नहीं है। तो आंख एक हमारी फिजिकल है, एक हमारी मेंटल है। तो हम मेंटल आइज को क्लोज करके इग्नोर करते हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर में आने वाले समय में जो लोग नहीं इसको फॉलो करते उनको काफी प्रॉब्लम हो जाती है। और जो फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं कि फिर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट वो मैनेजेबल हो जाती है। इसलिए हमारे लिए वास्तु इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो कंपोजिशन है 5 एलिमेंट्स की, उसके साथ इसका मर्ज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जब मर्ज होगा तभी आप एक अच्छा इंटेंट अपने दिमाग में क्रिएट करेंगे, आपके आइडियाज अच्छे होंगे, बच्चों की एजुकेशन अच्छी होगी और घर में हेल्थ और वेल्थ की प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर बनी रहेगी। परफेक्ट। तो आपने आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी एंड जो मॉडर्न एरा का माइंडसेट है वो भी आपने इसमें मिला दिया। तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो लोग ये देख रहे हैं उनका बहुत फायदा होने वाला है इससे। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस पूरे पॉडकास्ट मेरा जो एम है वो ये है कि हम रेमेडीज यानी सॉल्यूशन पर ज़्यादा फोकस कर पाए। तो इसमें एक जो मेजर दिक्कत मैंने देखी, खासकर दिल्ली, मुंबई जैसे घरों में जहाँ फ्लैट का साइज छोटा होता जा रहा है और एक के ऊपर एक लोग रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो फ्लैट का एंट्रेंस होता है वो किसी डायरेक्शन से होता है और फ्लैट का जो फ्रंट होता है वो दूसरी डायरेक्शन से होता है। जैसे आप अभी हमारे ऑफिस में आए, जो ऑफिस का फ्रंट था वो एक तरफ था और ऑफिस की एंट्री दूसरी तरफ से हुई। अब ऐसे में इन दोनों में से कौन से डायरेक्शन को माना जाए कि घर का फ्रंट कौन सा है, ताकि उसके हिसाब से सारी पोजिशनिंग की जा सके। देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात बताता हूँ आपको। मैं एक मैप दिखा देता हूँ। उस मैप में देखो कि सारी 16 की 16 डायरेक्शंस बनी हुई हैं। उन डायरेक्शंस में जितनी भी S7 S8 W7 W8 N7 N8 या E7 E8 लिखा हुआ है, जब हम किसी भी तरह से जब हम वास्तु के चक्र को प्रॉपर्टी के नक्शे पे लगाते हैं, तो जहाँ पर ये 8 वाले और 7 वाले नंबर आते हैं, हमें इस डायरेक्शंस की प्रॉपर्टी कभी नहीं लेनी चाहिए। आपको ये तरीका, जो आपके पास ड्राफ्टमैन होते हैं वो आपके नक्शे को प्रॉपर वेरीफाई करके दे देते हैं, उनके पास भी ये चक्र होता है। ठीक है, एक तो ये प्लस क्या है कि आपको कभी भी जब भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हो, चाहे कमर्शियल लो या फिर आप रेजिडेंशियल, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के 8वें और 12वें भाव को वो प्रॉपर्टी कनेक्ट ना करती हो। देखो, ये जन्म कुंडली का चक्र हमने यहाँ रखा अपने बीच में, और इसमें देखो जन्म कुंडली के 8वें भाव में ना 8वीं राशि आ रही है।
हमने बाई जनरल यहाँ ले ली है और 12वें भाव में 12वीं राशि ले ली है बाई जनरल, तो 12वीं राशि साउथ ईस्ट की होती है और 8वीं राशि साउथ साउथ वेस्ट की होती है। तो जिस भी ये मेष लगन की कुंडली हमने बीच में रखी है, इस व्यक्ति को कभी भी साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी और साउथ ईस्ट प्रॉपर्टी कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। अच्छा। अगर ये व्यक्ति साउथ ईस्ट प्रॉपर्टी खरीदेगा तो जिनकी 12वीं जन्म कुंडली का 12वां स्थान है, तो ये इस आदमी की इन्वेस्टमेंट और खर्चे बहुत होंगे और ये विदेशी भागता रहेगा, घर में कभी टिक के नहीं बैठ पाएगा। और जिसकी ये 8वीं राशि 8वीं भाव में आ रही है और इसकी ले लेगा, उसकी कभी जिंदगी में नुकसान नहीं रुकेंगे, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, जहां कहीं वो हाथ डालेगा वो एक से लॉसेस भी होंगे। तो इसीलिए जन्म कुंडली के 8वें और 12वें भाव को ध्यान में रखते हुए ही व्यक्ति को प्रॉपर्टी चूज करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मकोण के रिगार्डिंग। तो मैंने ब्रह्मकोण का नाम बहुत ज़्यादा सुना है, हर घर में ब्रह्मकोण होता है और लोग इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि ब्रह्मकोण क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है और मुझे क्या करना चाहिए, उसका कैसे ध्यान रखना चाहिए। देखो, ब्रह्म स्थान को समझने के लिए आपको एक चीज बताता हूँ। भगवान विष्णु जी की नाभि से कमल की नाभि निकली है, वो उस पर ब्रह्मा जी जा करके बैठे हैं। तो है क्या, और आपको इससे भी समझना चाहिए कि सूर्य हमारा सेंट्रल प्लैनेट है, सारे ग्रह उसके आसपास घूम रहे हैं। नाभि क्या है, हमारी बॉडी का सेंटर पार्ट है और हमारी पूरी बॉडी उसी से ही कंसिडर की जा रही है। तो ब्रह्म स्थान आपकी घर की जेनरिक जो एलिमेंट्स होता है उसके साथ कंसिडर होता है। कभी भी आपके घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, अगर वो दूषित होता है या आप वहाँ पे कोई भारी सामान रख देते हैं या उसे आप किसी भी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन में आ जाता है, तो ये घर में जेनरिक इश्यूज क्रिएट करता है, जेनरिक बीमारियां बना देता है, जेनरिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। फिर हम अलग अलग डायरेक्शंस के अलग अलग रेमेडी करते रहेंगे, जब तक हम उसको सेंटर में नहीं पकड़ेंगे तब तक ठीक नहीं होगा। और ब्रह्म स्थान कभी भी रिपेयर नहीं होता, उसको खाली ही करना पड़ता है। अच्छा। उसकी कोई रेमेडी नहीं होती, और जो रेमेडी होती भी है, मैं एक दो इंस्टीट्यूट ऐसे जानता हूँ जहाँ होती भी है, वो भी लोग रिकमेंड करते हैं कि कभी ब्रह्म स्थान को टच मत करो। ठीक है, तो बाय एंड लार्ज मैं जो समझ पा रहा हूँ ये कि ब्रह्मकोण खाली रहना जरूरी है, उसके ऊपर किसी भी तरह कंस्ट्रक्शन मत करो, कोई भी चीज़ मत रखो, कोई फर्नीचर मत रखो, और हैवी चीज़ तो बिल्कुल अवॉइड करो। वो जितना खाली रखा जाए उतना अच्छा है। और मैं एक जनरल चीज बताता हूँ, कई बार जब भगवान की दया होती है, दृष्टि होती है, महालक्ष्मी की कृपा होती है, तो दो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग की अपनी प्रॉपर्टी, एक अपना फ्लैट, एक सामने वाले फ्लैट को खरीद लेते हैं और दोनों को कंस्ट्रक्ट करा के एक कर लेते हैं। बट उसमें गलती क्या होती है कि जो लिफ्ट वाला एरिया होता है या जो शाफ्ट वाला एरिया होता है, वो ब्रह्म स्थान बन जाता है, क्योंकि इधर की प्रॉपर्टी और उधर की प्रॉपर्टी दोनों आपस में मर्ज होगी, लेकिन उन्होंने लिफ्ट और शाफ्ट को ट्रीट नहीं किया। वो घर का ब्रह्म स्थान होता है। फिर उनके घर में जो प्रॉपर्टी बनने के पहले तो बहुत खुशियां थी, लेकिन पता लगा दो प्रॉपर्टी मर्ज कर दी, इसके बाद बहुत दिक्कतें हैं। तो ऐसी गलती से लोगों को बचना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिनके ऊपर महालक्ष्मी की स्पेशल कृपा हो। तो कृपा इतनी भी ना हो जाए कि हम अपने आप से बेड़ा गर्क कर दें इस चक्कर में। ठीक है, इसीलिए उनके पास एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट का होना बहुत जरूरी है। इसकी अवेयरनेस हमारे पॉडकास्ट से फैल रही है, सो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ठीक है। सो जब भी हम डिज़ाइन करते हैं कुछ भी, ये खासकर फ्लैट सिस्टम जहाँ तक चल गए हैं आजकल, तो ये दिक्कत आती है कि लोगों को मंदिर भी चाहिए, बाथरूम होते ही हैं। कई बार ऐसे दिक्कत आती है कि बाथरूम इस तरफ होता है, मंदिर इस तरफ होते हैं, यानी दीवारें तो कॉमन हो जाती है, फिर बाथरूम के जस्ट सामने मंदिर आ जाता है। ये कहाँ तक ठीक है? प्लस अगर ऐसा है और मजबूरी है क्योंकि छोटा फ्लैट है 80 गज का, 50 गज का, इसकी रेमेडी क्या है? देखो, सबसे पहले रेमेडी तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने घर में अगर भगवान के स्थान का और वॉशरूम का अगर गैप मेंटेन कर सको तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप वहाँ पर तस्वीरें रख लो। आप अपने घर में उस तरह से फिर मूर्ति रख करके पूजा मत करो, क्योंकि तस्वीरों की कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। बट जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी आप 1-1.5 महीना लगातार पूजा करते हो तो उनमें एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठा में आ जाती है। फिर वो उस जगह की एनर्जी ज़्यादा डेवलप्ड हो जाती है, फिर वो परेशान करती है। तो इसीलिए जिस भी घर में बाथरूम यानी वॉशरूम और मंदिर दोनों आसपास हैं, तो उनके लिए रिकमेंड है कि वो घर में मूर्तियों की पूजा ना करें, तस्वीरों की पूजा करें। और बाथरूम जितना अच्छा हो सके वहाँ पे अच्छी लाइटनिंग रखें, अच्छी खुशबू रखें। बाथरूम के अंदर किसी भी तरह से कोई भी खराब सामान ना इकट्ठा करें और मंदिर भी प्रॉपर मेंटेन करें।
और रिकमेंड करूंगा किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से सलाह ले लें, क्योंकि हो सकता है कि वो उनको फायदा भी दे रहा हो लेकिन कोई छोटी सी गलती उनका नुकसान कर रही है। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन मेरे माइंड में वो ये कि कई बार जब हम घर लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि घर ऐसा लो जो बिल्कुल सीधा हो, चौकोर हो, जितने भी एंगल्स बिल्कुल 90 डिग्री मिल रहे हो, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ये चीज़ कहाँ तक ठीक है, और दूसरा है कि अगर ये ठीक नहीं है, एज इन हमें टेढ़ा अगर मिल गया जिसमें कोने बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं, ऐसा कुछ है, तो फिर क्या करना चाहिए? देखो ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया जन्म कुंडली का 8वां घर और 12वां घर, सपोज कि अगर जब हम एंगल निकालते हैं तो पता लगे 8वां घर या 8वीं राशि जहाँ आ रही है वो डायरेक्शन अगर कटी हुई है तो वो उनके लिए फायदेमंद है। अच्छा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। सपोज दैट जैसे मैंने साउथ वेस्ट एरिया बताया, वो 8वीं राशि में आता है। अगर किसी फ्लैट में ये एरिया घटा हुआ है, मीन्स ये कट गया है, तो इट मीन्स उनके घर में फाइनेंशियल लॉसेस कम होंगे, घर में नुकसान कम होगा और दूसरी प्रॉब्लम कम आएंगी। बट अगर यही डायरेक्शन अगर बढ़ गई होगी तो बेशक घर का एंट्रेंस फायदेमंद है लेकिन घर में नुकसान आए दिन होते रहेंगे। तो इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए, वैसे तो जो हमारा वास्तुशास्त्र है ये देवताओं के सम पर यानी कि देवताओं की इक्वल पर बनने के लिए है, कि मनुष्य भी देवता बन सकते हैं, ये उनके लिए है। बट कई बार नहीं चीजें संभव हो पाती है तो आप उस जगह पे कलर्स का यूज कर सकते हैं। कलर्स का मतलब हो जाता है कि जैसे हमारे 5 तत्व होते हैं, इसी तरह से 5 रंग भी होते हैं। पूर्व दिशा का हो जाता है हरा, उत्तर दिशा का हो जाता है नीला स्काई ब्लू, दक्षिण दिशा का हो जाता है लाल, और अपना वेस्ट डायरेक्शन का हो जाता है अपना स्पेस, और स्पेस का कलर ग्रे कलर, और साउथ वेस्ट का हो जाता है येलो। तो ये 5 कलर हो गए। अब अगर किसी की घर में वेस्ट जोन कटा हुआ है, हम एंगल लगा के देखते हैं कि अगर वेस्ट डायरेक्शन घटी हुई है और हमें उसे बढ़ाना है, यानी कि प्रॉफिट घर में नहीं आ रहा, घर में पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, घर में लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा, तो उस जगह पर हम पेरेंटल एलिमेंट येलो होगा, हम उसको अप्लाई करके उसको बढ़ा लेते हैं। मैं आपको जनरल फॉर्म में बताता हूँ। जैसे हम एक सीक्वेंस लगा लेते हैं, नॉर्थ 0 डिग्री से कोई भी एंगल स्टार्ट होता है, तो नॉर्थ इज अ पेरेंट एलिमेंट ऑफ ईस्ट एलिमेंट, ईस्ट यानी ग्रीन का पेरेंट ब्लू हो गया, और या रेड का पेरेंट एलिमेंट ग्रीन हो गया, और येलो का पेरेंट एलिमेंट रेड हो गया, और स्पेस का पेरेंट कलर येलो हो गया। तो जो जोन कटा हुआ है या जो जोन कटा है उससे पीछे का एक कलर उठा के कर देंगे तो वो बढ़ जाएगा। और अगर हमें किसी को घटाना है तो हम उसके चाइल्ड एलिमेंट को अप्लाई करके हम उसको घटा लेते हैं। सपोज अगर वेस्ट जोन ज्यादा बढ़ गया है, हम एंगल लगाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये वेस्ट दिशा ना काफी लंबी निकल गई, तो जिसकी वजह से घर में लालच आ गया। कस्टमर्स के साथ ऐसी बातें की जा रही है कि घर में सिर्फ पैसा पैसा आता रहे, लालच बढ़ने से पाप भी होते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि जो स्पेस का एलिमेंट है उसका पेरेंट एलिमेंट हो जाता है ब्लू, स्काई ब्लू, नॉर्थ हो गया उससे अगली डायरेक्शन, तो हम यहाँ पे स्काई ब्लू कलर के कर्टेंस लगवा देंगे, पेंट करवा देंगे। हाँ, तो वो चाइल्ड एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर पानी का कुछ स्थान बना देंगे तो वो घट जाएगा। अब वो घटने से क्या होगा कि वो घर में तो वो जोन उतना ही रहेगा लेकिन लोगों की सोच बदल जाती है। राइट, ऐसे ओके। सो ये तो बिल्कुल ही नई जानकारी थी मेरे लिए। एज अ बिल्डर या एज अ इंटीरियर डिजाइनर हम देखते हैं कि घर कितना सीधा है कितना टेढ़ा है, लेकिन ये पहली बार मैंने आपसे सुना कि अगर टेढ़ापन है भी तो कलर के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। हमारे ऑडियंस का हम श्योर कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। होप ये आपके काम बहुत आएगा, मेरे क्लाइंट्स की हेल्प के लिए बहुत कुछ काम आएगा। मेरी कंपनी के लिए तो बहुत काम आएगा। प्रीटी श्योर कि जो ऑडियंस में देख पा रही है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। तो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो है कि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि घर का जो बाथरूम जो किचन है आइडियल की डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग है, दूर होने चाहिए एक दूसरे से। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों साथ में होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं। तो ऐसे में ये कहाँ तक ठीक है, और अगर ठीक नहीं है तो इसकी रेमेडी क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? किचन और टॉयलेट कभी भी बुरे नहीं माने जाते अगर बीच में हम एलिमेंटल रेमेडी कर देते हैं। एलिमेंटल रेमेडी, गैस के पत्थर के नीचे आप ऑफ वाइट कलर का पत्थर लगा दीजिए। कई बार जैसलमेरी पीला पत्थर मिलता है, आप वो लगा करके उसे बैलेंस कर सकते हैं।
आप सिर्मिक वाइट कलर की, क्रीम कलर की जो टाइल्स होती है वो काउंटर पर आप लगा दीजिए, तो कभी भी वास्तु दोष नहीं बनेगा। जो किचन का मेजर पार्ट गैस चूल्हा करता है, फायर करती है, और सारी चीजें नहीं करती। अब पाउडर रूम अगर साथ में बना दिया तब तो बात अलग हो गई, लेकिन किचन और बाथरूम का कॉन्सेप्ट कभी भी बुरा नहीं होता। जब तक कि आपको प्रॉब्लम ना है तब तक उसकी रेमेडी आप मत करो। आपके पास अगर स्पेस इशू है, आपके पास अगर फाइनेंशियल इशू है, तो आप उसके साथ भी चल सकते हैं, छोटी मोटी रेमेडी करके। आप क्यों? क्योंकि ऑडियंस को कई बार क्या होता है, अरे भाई आपके घर में किचन और टॉयलेट दोनों साथ साथ बने हैं तो इसलिए प्रॉब्लम है। हमारे बॉडी में भी तो माउथ और डिस्पोजेबल जो दोनों साथ साथ ही तो हैं, कनेक्टेड ही है, तो इसीलिए गलत नहीं है जब तक कि प्रॉब्लम ना आए। और प्रॉब्लम अगर कहीं पे बन चुकी है और आपका बजट कम है तो उसकी रेमेडी हो जाती है। एग्जैक्टली, वो रेमेडी हो जाती है और उसके लिए इतना परेशान होने करने की जरूरत नहीं होती ना। भाव आपके अच्छे होने चाहिए किसी की समस्या को दूर करने के लिए। वही बात बनती है कि कर्म अगर अच्छे हैं तो सारी चीजें इन लाइन फॉल करती चली जाएगी, वो खराब है तो आप जितना कुछ कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं एक छोटी सी लाइन कहूँगा, हमारे ज्योतिष है, हमारा वास्तु है, आयुर्वेद है, जो भी हमारे शास्त्र हैं, इनको लोगों ने शस्त्र बना लिया। ठीक है, जो अगला मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने ऐसा सुना है कि बहुत सारे एक्सेसरीज हैं, बहुत सारे शो पीस है जो वास्तु के अनुसार बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो मैं वो जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन कौन से एक्सेसरीज है जो हम घर में रख सकते हैं जो वास्तु के साथ सबसे अच्छी मानी जाती है। देखो अभिनव, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप अपने घर को जितना सिंपल रखोगे, जितना सोबर रखोगे, जितना दीवारों पर आप चीजें नहीं लटकाओगे, जितना घर के वार्डरोब्स और घर की अलमारियों को आप नहीं भरोगे ओल्ड जलोल की चीजों से, उतना आप सुखी रहोगे। तो घर में जो चीज आपको सजा के अच्छी लग रही है आप उसे सजाइए, लगाइए, खूबसूरत बनाओ, बट अपने घर में कभी भी अब आक्रामक चीजें यानी एग्रेसिव चीजों को और हार्म करने वाली चीजें मत लगाओ। जैसे कांटेदार पौधे, चाहे उनकी फोटो भी होगी वो भी मत लगाओ। फिर आप अपने घर के अंदर कोई भी जाना अटैकिंग जानवर की या जो आपके थोड़ा सा जो एग्रेसिव एनिमल्स होते हैं उनकी फोटो और स्कल्पचर्स मत लगाओ आप घर में। ये आपके बॉडी एलिमेंट्स के साथ प्ले करके आपके इमोशंस को खराब करते हैं। अदरवाइज सबसे सिंपल सी चीज है, आप अपने घर के अंदर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इंडोर प्लांट्स को स्पेस दोगे एज पर कंपेटिबिलिटी, जितना आप अपने घर के अंदर देवी देवताओं की फोटो और मूर्ति का ध्यान दोगे, जितना आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों की फोटो का ध्यान दोगे, उतना आपके घर में संस्कार डेवलप होंगे। बट आजकल ट्रेंड हो गया है कि एनिमल्स की भी फोटो और स्कल्पचर्स लगते हैं और भी कई कई चीज़ें आगने लगे हैं, आप लगाइए। बट अगर आपके घर में जरा सा भी आपको लिटिल बिट नेगेटिविटी फील होती है तो मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा आप अपने घर में से सबसे पहले वो एग्रेसिव वाली चीज़ें हटाओ, अदरवाइज आप अपने घर को अच्छा रखो। ठीक है, तो हमने वास्तु के लिए इतनी सारी अच्छी अच्छी बात करी आज, लेकिन एक जनरल बात करते हैं कि घर में मेन क्या होता है। बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है और शायद स्टेयर्स कह सकते हैं। तो 5 चीज़ें जो एक घर में होती है, इनके लिए कौन सी डायरेक्शन ठीक है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं किचन से। तो किचन की सही डायरेक्शन क्या है? किचन की डायरेक्शन सबसे बेस्ट होती है साउथ ईस्ट। ठीक है, किचन के लिए धन्यवाद। अब अगर बाथरूम में बनाना है तो बाथरूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए? बाथरूम आप जैसे इस प्रकार से हमने नक्शा लगाया है क्रिएट करके, इसमें 3 दिशाएं आती हैं। एक सबसे पहली आ जाती है ईस्ट साउथ ईस्ट की आती है, ठीक है। यहीं पे आप किचन के साथ पाउडर रूम भी आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगली आ जाती है साउथ साउथ वेस्ट की आ जाती है, यहाँ पर भी आप बाथरूम और साथ में पाउडर रूम को आप स्पेस दे सकते हो। फिर अगली आ जाती है हमारी नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जिसे हम WNW कहते हैं। यहाँ पर भी हम टॉयलेट और पाउडर रूम दोनों को साथ स्पेस दे सकते हैं। ये 3 आइडियल डायरेक्शंस होती हैं वॉशरूम्स के लिए, टॉयलेट्स के लिए, स्टोर्स के लिए और घर में जो भी आपने सामान इकट्ठा करना है उन सब के लिए। ठीक है, और बेडरूम के लिए कौन सी डायरेक्शन ठीक है? बेडरूम डिपेंड करता है, मैं जनरली आपको बता देता हूँ, न्यूली मैरिड कपल्स के लिए फैमिली प्लानिंग की भी चीज़ें होती हैं और अट्रैक्शंस का भी एक इशू होता है, तो उसके लिए नॉर्थ वेस्ट सबसे बेस्ट होती है न्यूली मैरिड कपल्स के लिए। और एज जनरल अगर आप पूछते हैं तो वो घर की जो रोजी रोटी कमा रहा है उसकी कुंडली के हिसाब से उसको सही दिशा में सुलाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें भी मैं आपको कॉमन बता देता हूँ, साउथ दिशा का बेडरूम सबसे बेस्ट माना जाता है, ना कि साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में
क्योंकि हमारे बहुत सारी जगह पे साउथ वेस्ट को ही मास्टर बेडरूम कंसिडर किया जाता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र को कंसिडर करता है। अगर कहीं से भी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र कमजोर हुआ या किसी भी तरह से खराब हुआ, तो उस कंडीशन के अंदर उस पर्सन की हेल्थ खराब होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। तो इसीलिए साउथ डायरेक्शन आपकी एनर्जी की होती है, पावर की होती है, कॉन्फिडेंस की होती है, और आपको बिजनेस कमा के या जॉब करके पैसा कमाने की ताकत देती है। तो इसलिए साउथ डायरेक्शन सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो अब चलिए ड्राइंग रूम की तरफ। ड्राइंग रूम हमारे किस डायरेक्शन में होना चाहिए? एंटरटेनमेंट का जोन है, साथ साथ ये घर के लाइट एटमॉस्फेयर को भी कंसिडर करता है, और फन और एंटरटेनमेंट का भी ड्राइंग रूम है। तो ये सबसे बेस्ट होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बाद हल्का एरिया आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो ईस्ट से कंसिडर होकर के ये आपके घर के साउथ ईस्ट तक के एरिया को कवर करे। ठीक है, तो अब लास्ट एरिया की बात करते हैं जो है स्टेयर्स। स्टेयर्स के लिए सबसे अच्छा एरिया कौन सा माना जाता है? स्टेयर्स देखो अभी दो तरह से निकलती है, एक होती है क्लॉक, एक होती है एंटी क्लॉक। जो मैंने आपको 3 डायरेक्शन बताई, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, एक मैंने आपको डायरेक्शन बताई वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, दूसरी मैंने बताई साउथ साउथ वेस्ट, और तीसरी बताई ईस्ट साउथ ईस्ट। इन तीनों डायरेक्शन में कभी भी स्टेयर्स बनाई जाए तो कोशिश करेंगे यहाँ पे एंटी क्लॉक बनाई जाए, ठीक है। और अदरवाइज इन तीनों डायरेक्शंस में जब भी स्टेयर्स बनाई जाए तो वो क्लॉकवाइज बनाई जाए, अदरवाइज हर जगह पर एंटी क्लॉक ही बनाई जाए तो फाइनल। और इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। जब हमको स्क्रू टाइट करते हैं तो वो हमारा क्लॉकवाइज घूमता है, तो कोई भी एनर्जी जब अंदर जाती है तो वह हम उसे क्लॉक के साथ करते हैं, और जब हम स्क्रू को बाहर निकालते हैं तो वह एनर्जी अपलिफ्ट होती है। तो हमें जिस जोन की एनर्जी को अपलिफ्ट करना हो उस दिशा में हम एंटी क्लॉक बनाएंगे, जहाँ पे हमें दबाना हो वहाँ पर हम क्लॉकवाइज करेंगे। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो आज का इसी के साथ हम लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वास्तु के अनुसार घर में सबसे बेस्ट कलर्स कौन से होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं कई बार जब लोगों के घर पे विजिट करता हूँ मैंने देखा है तो क्या करते हैं, दीवार किसी और कलर की है, छत किसी और रंग का होता है, पर्दे किसी और रंग के हो जाते हैं, बच्चों के डिज़ाइन होते हैं कई बार, तो उन जगहों पे बीमारी, क्लेश और आर्ग्यूमेंट बहुत होते हैं। तो अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तकलीफों से बचना है, 90% तक 10% तो पार्ट है लाइफ की प्रॉब्लम, है ना। तो आपको घर में ऑफ वाइट कलर का पेंट कराना चाहिए, क्रीम कलर का पेंट कराएं। अक्सर जो हम देखते हैं 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में जो पेंट उनके जो बेडरूम में होते हैं कोई कंसिडर किया जाए तो वो कूल भी रहता है, घर में कोई नेगेटिविटी नहीं आती। फिर चाहे कई बार आप टाइल्स का भी इस्तेमाल करते हैं तो सेल्फ प्रिंटेड टाइल को आप कंसिडर करो। बाथरूम में भी आप ऐसी ही टाइल्स लगाओ। जितनी सिंपल पर्दे आपके होंगे आप कपड़ों की क्वालिटी अच्छी ले सकते हो। पर्दे अगर आपको मॉडर्न चाहिए, लग्जरी फील चाहिए, तो आप पर्दे बहुत लग्जरी कपड़ा ले लो, लेकिन डिजाइन प्लेन रखो। ओके, तो मैं जहाँ तक ये चीज़ समझ पाया हूँ वास्तु के अनुसार ऑफ वाइट, क्रीम जो लाइट कलर्स होते हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं। और जहाँ तक बात है फर्नीचर की या जैसे पर्दे वगैरह हो गया, तो ये भी अच्छे हो, क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन इन पे जो प्रिंट हो वो हल्का होना चाहिए। एग्जैक्टली, सेल्फ प्रिंटेड सबसे बेस्ट है अगर आप रखते हो। परफेक्ट। तो मेरी तरफ सारे क्वेश्चंस हो गए, लेकिन जनता के सवाल अभी बचे हैं। तो जब से मैंने अपने यूट्यूब पर ये डाला था कि आप आ रहे हैं, तो जनता ने हमें भर भर के रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने पता नहीं कितने क्वेश्चन हमसे पूछ डाले इंस्टा पर, यूट्यूब पर, कि वास्तु के अनुसार क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो अब ऑब्वियसली सारे तो मैं नहीं पूछ सकता, लेकिन उनमें से जो हमें बेस्ट लगे वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ अब। ठीक। तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो ये कि कहते हैं कि घर के अंदर या घर के जस्ट बाहर पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए, ऐसे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। तो क्या ये चीज़ सही है या नहीं है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपके घर में डस्टबिन है, अगर आप उसे गलत दिशा में रख देते हो तो वही डस्टबिन आपके लिए नुकसानदायक होता है। इसी तरह से पौधे भी होते हैं, अगर वो हमारे गलत दिशा में पड़े लग गए हैं तो वो बेसिकली उस जोन को वो एनहांस कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो पीपल ही नहीं, कोई भी पौधा अगर आपकी घर की गलत दिशा में लगा तो उस दिशा की एनर्जी को बढ़ा देगा। रही बात पीपल की, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा केले के वृक्ष में मैं हूँ और पीपल के वृक्ष में मैं हूँ। तो जिसमें भगवान श्री कृष्ण वास करते हो वो अशुभ कैसे हो सकता है? करेक्ट। जो अनंत ब्रह्मांड में हो वो कैसे अशुभ हो सकता है? बात सिंपल सी है,
आप मुंह से पानी पीते हैं, नाक से सांस लेते हैं, इसका अपोजिट कर देंगे, प्रॉब्लम आपको है, नाक और मुंह को नहीं है। तो इसी तरह से आपको अपने घर में कौन से पौधे रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, ये आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी डायरेक्शंस पर मैटर करता है। और बुरे नहीं है डायरेक्शन एग्जैक्टली। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो पीपल की बॉन्सोई बना बना के रखते हैं, पूजनीय है, और जो हमारे लिए पूजनीय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण वास करें। कूल। सो अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया वो ये है कि कहा जाता है कि घर के मास्टर बेडरूम में घर का मुखिया होना चाहिए, लेकिन घर का मुखिया है कौन? वो जो पैसे कमा के ला रहा है या वो जो बड़ा बुजुर्ग है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कईयों के डैड रिटायर हो जाते हैं, तो वो एक तरह से घर के बुजुर्ग है, लेकिन घर का मुखिया कौन हुआ? उनका बेटा जो घर में पैसा लेके आ रहा है। तो मास्टर बेडरूम किसके लिए होना चाहिए? आपने अपने आप ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। मास्टर बेडरूम उसी का माना जाएगा जो घर में ब्रेड बटर अर्न करके ला रहा है। एज कोई भी हो सकती है, जेंडर कोई भी हो सकता है, जो घर को ड्राइव कर रहा है वही घर का हेड होता है। और वो 6 महीने के लिए भी हो सकता है, और वो 6 जन्मों के लिए भी हो सकता है। कि सो अगला क्वेश्चन मेरा आता है कि कहते हैं जैसे पहले टाइम पे कहा जाता था कि जो बाथरूम है वो घर के बाहर ही होना चाहिए, जैसे गांव में अभी भी होता ही है। ये कई लोग वास्तु के अनुसार भी कहते हैं उससे, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि हमारे बेडरूम के साइड में ही बाथरूम होने लग गए हैं। तो क्या ये चीज़ सही है या हमने कुछ गलती कर दी आगे आते हुए? पहले के लोग ठीक कहते थे कि भाई बाथरूम बाहर ही होना चाहिए, या अब हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? देखो, देश काल और परिस्थिति यानी समय, सिचुएशन और कंट्री के हिसाब से चीजें बदलती थी, बदलती हैं और आगे भी बदलती रहेंगी। और सही क्या गलत क्या, इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एक समय पर घर के अंदर ही जमीन में गड्ढा खोद करके सेप्टिक टैंक बनाया जाता था। आज के टाइम पे क्या होता है कि वो वेस्ट हैंड टू हेड बाहर डिस्पोज ऑफ हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपके घर का टॉयलेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो उसकी रेमेडी हो सकती है। और अगर आपके घर में टाइल लगी हुई है और आप उसे नहीं कट करवाना चाहते, कोई चीज़ नहीं खराब करना चाहते, तो सिंपल सा उपाय है कि आप वॉशरूम की सफाई अच्छे से रखें, और साथ साथ यूज के बाद आप उसको पॉट को ढंग करके रखें। और जनरल एक रेमेडी होती है कि आप अपने घर का जो वॉशरूम है उसको फ्रेग्रेंस फुल रखें और लाइट बंद मत करें। तो आप उसकी सफाई ज़्यादा रखो ताकि उसकी जो डिमेरिट है, उसे जो नेगेटिव एनर्जी आ सकती है वो कम से कम हो जाए, जीरो हो जाए। और रेमेडी के तौर पर अगर हम करें तो घर के नॉर्थ दिशा की जो टॉयलेट होती है उसको हम स्ट्रिप ले लेते हैं, एल्यूमिनियम स्ट्रिप आती है। नॉर्थ दिशा को हम एल्यूमिनियम स्ट्रिप से हम ब्लॉक कर देते हैं, चारों तरफ टाइल में चीरा लगा करके हम इंस्टॉल कर देते हैं, ऊपर से वाइट सीमेंट लगा देंगे। अगर किसी के घर के ईस्ट दिशा का टॉयलेट गड़बड़ है और परेशान कर रहे हैं तो हम वहाँ पे SS4 की लगा देते हैं, एलिमेंटल स्ट्रिप इंस्टॉल करके वाइट सीमेंट लगा दिया। अगर घर की साउथ दिशा से संबंधित है तो हम कॉपर की लगा देंगे, और घर की वेस्ट दिशा या साउथ वेस्ट से है तो हम उस दिशा पर ब्रास की लगा देंगे। और घर की यदि प्रॉपर वेस्ट दिशा में कोई टॉयलेट आ रहा है और वो नुकसान दे रहा है तो हम उस जगह पर कोशिश करेंगे, देखेंगे कि जोनल स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से वहाँ पर भी एक स्ट्रिप लगा करके इंस्टॉल कर देंगे। परफेक्ट। तो इसी के साथ मेरे क्वेश्चन, मेरे ऑडियंस क्वेश्चन दोनों खत्म हो गए हैं, और आज हमें बहुत मजा आया आपसे बात करने में, बहुत सारी जानकारी मिली, एंड आई एम प्रीटी श्योर मेरी जनता का भी बहुत फायदा हुआ होगा। तो सबसे पहले मैं, मेरी जनता और मेरा ऑफिस आपका तहे दिल से शुक्रिया करता है कि आप यहाँ तक आए और हमें इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बताई। मैं भी उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे सुना, समझा, और होप मेरे जो दी हुई बातें हैं, जानकारी, वो उनके बहुत काम आए, उनकी लाइफ को अच्छा बनाए। और आप सबका भी बहुत सारा थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझ के इन्वाइट किया। अच्छा, मैं आपका इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो हो सकता है हमारी ऑडियंस थोड़ा सा आपको रीच आउट करे। तो जस्ट मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो प्लीज़ थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, लेकिन थोड़ा सा हमारे लिए झेल लेना, उनको जवाब जरूर देना। सौभाग्य की बात होती है कि आपसे कोई प्रश्न पूछे, और जनता हमेशा ऊपर रहती है क्योंकि प्रश्न हमेशा टॉप पे लिखा जाता है। जब तक उनके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आंसर कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि उत्तर ही प्रश्नों की मम्मी है। तो चलिए आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करेंगे। तो कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? मुझे उम्मीद है कि आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा भी लगा होगा, प्लस आपके लिए यूजफुल भी होगा वास्तु के रिगार्डिंग।
वास्तु के अराउंड जितनी कंफ्यूजन होती है हमने कोशिश करी है कि इस पॉडकास्ट में उन सबको हटाया जा सके। मगर फिर भी वास्तु के रिगार्डिंग अगर आपके माइंड में अभी भी कोई कंफ्यूजन बच चुकी है तो आप गुरु वीरेंद्र शुक्ला जी को सीधे अप्रोच कर सकते हैं। उनकी इंस्टा आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां पर क्लिक करके उनसे सीधे बात कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारी पॉडकास्ट का अंत यहीं करते हैं, क्योंकि हमारा है आपसे वादा कि आपके घर के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे, भले वो वास्तु के रिगार्डिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, इंटीरियर हो, प्लांट हो, होम डेकोर हो, हर चीज हो, हम हर किसी के एक्सपर्ट लाएंगे ताकि आप इंडिया में जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे सीधे सीधे एडवाइस ले सकें। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।